गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग एक जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बात करेंगे जिसको बोलते हैं TF2D। सबसे पहला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो प्रोमोटर के साथ आके इंटरैक्ट होता है। इससे पहले हम लोगों ने प्रोमोटर पे बात किया था डिटेल में। इसके बाद हम लोगों ने दूसरे लेक्चर में RNA पॉलीमरेज पे बात किया था। आज हम लोग देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का इंटरैक्शन विद प्रोमोटर एंड फंक्शन ऑफ TF2D। साथ ही साथ इसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि डिफरेंशियल जीन रेगुलेशन में ये कैसे हेल्प करता है। साथ ही साथ डेवलपमेंटल बायोलॉजी से कैसे ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जुड़ा हुआ है, इस पे भी बात करेंगे। आइए स्ट्रक्चर ऑफ TF2D से शुरू करते हैं। TF2D बेसिकली मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है। इसमें सबसे पहला सब यूनिट जो है वो है TBP, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। इसको क्या बोलते हैं? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। साथ ही साथ इसके साथ बहुत सारा टैफ एसोसिएटेड है। टैफ1। टैफ का मतलब हुआ TBP एसोसिएटेड फैक्टर। ठीक है, दूसरा टैफ है टैफ2। टैफ1 था, इसके बाद हमारा टैफ4 है, साथ ही साथ टैफ4B है। इसके बाद यहां लिखते हैं टैफ6 है। इसके बाद टैफ5 है। इसके बाद टैफ9 है, टैफ10 है, टैफ12 है। ये देखिए मिनिमम TBP एसोसिएटेड फैक्टर। इसका नंबर, टैफ का नंबर 8 to 12 हो सकता है। ठीक है, ये पूरा जब TBP के साथ ये पूरा टैफ एसोसिएटेड है तब हम लोग इसको बोलते हैं TF2D। ठीक है, इसको बोलते हैं TF2D। इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर जानने का कोशिश करें हम लोग तो 800 kD का पूरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TF2D का मॉलिक्यूलर वेट 800 किलो डाल्टन है। साथ ही साथ केवल TBP का बात करें तो 30 kD इसका मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, ये इसमें जो ये TBP प्रोटीन है वो डायरेक्टली प्रोमोटर पे जो टाटा बॉक्स है उसके साथ इंटरैक्ट करता है और वो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कराने में हेल्प करता है। उसको देखते हैं। उससे पहले आपको बताएं कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यूकैरियोट्स के केस में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा बिना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का। जबकि प्रोकैरियोट्स में हम लोग देख रहे थे कि प्रोकैरियोट्स में बिना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का डायरेक्टली RNA पॉलीमरेज प्रोमोटर पे इंटरैक्ट कर सकता है प्रोमोटर से। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में प्रोमोटर पे RNA पॉलीमरेज डायरेक्टली नहीं लग सकता है। इससे पहले बहुत सारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके लगना होगा। ये ऐसा इसलिए होता है कि यूकैरियोटिक DNA बेसिकली रैप्ड है हिस्टोन में, तो हिस्टोन अनरैपिंग होना होगा टू पॉइंट द जीन। ओपन क्रोमैटिन कन्फर्मेशन में होने के लिए उसमें बहुत सारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्ट एज हैट, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। उस पर भी बात करेंगे हम लोग डिटेल में। इससे पहले आपको बताएं कि TBP डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है। तो TBP क्या है, तो इस पे बात करते हैं। TBP यूनिवर्सल प्रोटीन है। यूनिवर्सल प्रोटीन, ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछता है। TBP यूनिवर्सल प्रोटीन है। क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल प्रोटीन? क्योंकि बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में ये TBP पाया जाता है, जैसे SL1 सेलेक्टिविटी फैक्टर 1 इसको बोलते हैं। साथ ही साथ एक और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कॉमनली उसमें पाया जाता है TF3B। ये देखिए, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन्वॉल्व है टाइप 1 प्रोमोटर के साथ। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टाइप 1 प्रोमोटर के साथ। टाइप 1 प्रोमोटर हम लोग समझते हैं कि टाइप 1 प्रोमोटर इज फॉर व्हाट? RNA सिंथेसिस।
आरएनए सिंथेसिस के लिए। तो वहां पे आरएनए पॉलीमरेज 1 लगने से पहले ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लगता है और इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में टीबीपी है, इसलिए यूनिवर्सल है ये टीबीपी। दूसरा TF3B, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन्वॉल्व है किसमें? टाइप 3 प्रोमोटर में। टाइप 3 प्रोमोटर क्या करता है? टीआरएनए सिंथेसाइज करता है। टीआरएनए पे जब टीआरएनए बनना है तो उस प्रोमोटर पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3B आके लगता है, तब जाके आरएनए पॉलीमरेज 3 इंटरैक्ट होगा। और इस TF3B में भी टीबीपी प्रोटीन है, इसलिए टीबीपी इज अ यूनिवर्सल प्रोटीन। ये लाइन तो भूलना नहीं चाहिए आपको। दूसरा बात, अब आगे हम लोग इससे बढ़ें कि एक्चुअली टीबीपी करता क्या है। जैसे देखिए ये ऐसे है कि सपोज ये हमारा प्रोमोटर है, इसमें ये टाटा बॉक्स है, टाटा बॉक्स, और यहां इनिशिएटर साइट है, ENR साइट, जिसमें स्टार्ट साइट है। ठीक है, 5 प्राइम 3 प्राइम प्राइमिंग ना भी लिखे तो आप समझे कि ये ठीक है। अब देखिए टीबीपी टाटा बॉक्स पे इंटरैक्ट टीबीपी के थ्रू हुआ। इसके साथ बहुत सारा टैफ अभी हम लोग देखे, सारे टैफ का लिखना अभी यहां संभव नहीं, इससे पहले हम लोगों ने लिख चुके। टैफ है, ये टैफ है, ये टीबीपी इंटरैक्ट डायरेक्ट टाटा बॉक्स के साथ करता है। लेकिन एक प्यूक्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स है टीबीपी का, उस पे बात करते हैं। टीबीपी डीएनए के माइनर ग्रुप के साथ इंटरैक्ट कर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीबीपी बाइंड्स टू माइनर ग्रुप ऑफ डीएनए। देखिए ये तो एकदम याद रखना पड़ेगा। ये माइनर ग्रुप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ये प्यूक्लियर कैरेक्टरिस्टिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जितना तरह का प्रोटीन है जो डीएनए के साथ इंटरैक्ट करता है वो मेजर ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करता है, लेकिन टीबीपी एक एग्जांपल है जो डीएनए के माइनर ग्रुप के साथ बाइंड करता है और आफ्टर बाइंडिंग ये डीएनए में बेंडिंग क्रिएट करता है। क्या करता है? डीएनए को बेंड कराता है। कितना डिग्री? 80 डिग्री। और लोकलाइज्ड डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है। इस बात को समझते हैं। देखिए जैसे ये टीबीपी यहां ये माइनर ग्रुप के साथ बाइंड किया, ये अगला काम ये करता है आफ्टर बाइंडिंग कि ये डीएनए में देखिए लगभग थोड़ा सा और ये ऐसे देखते हैं, ये देखिए ये 80 डिग्री बेंड कराया। ये क्वेश्चन आता है कि टीबीपी बाइंड्स विथ माइनर ग्रुप एंड बेंड्स डीएनए एट 80 डिग्री। इज द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? तो ये सही है, 80 डिग्री बेंड कराता है। और देखिए यहाँ टाटा बॉक्स है, एक से एक्स हम लोग पढ़े हैं, इसमें जो कंजर्व न्यूक्लियोटाइड है, तो ये टाटा है। देखिए 80 डिग्री बेंड कराया, लेकिन डिस्टॉर्शन जो हुआ लोकलाइज्ड यहां डिस्टॉर्शन कॉज करता है। इसी 8 न्यूक्लियोटाइड में, मात्र 8 न्यूक्लियोटाइड में डिस्टॉर्शन होगा, और वो डिस्टॉर्शन कैसे होगा इस पे अभी बात करते हैं। ये मात्र इसी 8 न्यूक्लियोटाइड में डिस्टॉर्शन होगा, लेकिन बेस पेयरिंग डिस्टर्ब नहीं होगा इस डिस्टॉर्शन के चलते। जैसे इसमें जो टीए और ए के बीच में जो बेस पेयरिंग है वो डिस्टॉर्ट नहीं होगा, वो डिस्ट्रप्शन उसका नहीं होगा। क्या होगा? इसमें जो वीक फोर्सेस इन्वॉल्व है, जैसे बेस स्टैकिंग फोर्स है, वो सब डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन जो मेजर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये रैप्चर नहीं होता इन केस ऑफ डिस्टॉर्शन। ये देखिए, उसके बाद ये डिस्टॉर्शन हुआ क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये डिस्टॉर्शन दरअसल इसलिए हुआ कि ये टीबीपी के बारे में आपको बताएं कि ये टीबीपी में एन टर्मिनस चूंकि प्रोटीन है तो इसमें एन टर्मिनस होगा और ये सी टर्मिनस होगा। ठीक है, सी टर्मिनस ही इंटरैक्ट करता है इस डीएनए के साथ,
सी टर्मिनस, माने इंटरैक्शन ऑफ टीबीपी अकर्स थ्रू सी टर्मिनस ऑफ टीबीपी। ठीक है, अब ये सी टर्मिनस में, सी टर्मिनस के पास कुछ स्पेशल एमिनो एसिड का पैचेज है, जिसमें से एक एग्जांपल आपको बताएं, फिनाइल एलानीन। ठीक है, फिनाइल एलानीन। ये फिनाइल एलानीन क्या करता है, इसको देखिए, इधर से मिटाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इस पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम हम लोग दे रहे हैं। ये देखिए फिनाइल एलानीन हम लोग जानते हैं, फिनाइल एलानीन का स्ट्रक्चर देखिए, देखिए ये फिनाइल एलानीन है। ठीक है, ये फिनाइल एलानीन, ये दरअसल ये फिनाइल एलानीन का जो ये रिंग है, ये रिंग फिनाइल एलानीन में जो ये रिंग है, ये क्या करता है, देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये क्या करता है, ये जब हम समझने का कोशिश करेंगे तो ऐसे समझते हैं कि ये जो हमारा, ये जो डीएनए में बेंडिंग हुआ है, यहां ए और टी, पहला ए और टी है, मतलब टी और ए है, टी और ए है, ये क्या करता है कि टी और ए बेस के बीच में, दोनों बेस के बीच में स्टैक करता है, इंटरकनेक्ट करता है, और डीएनए में डिस्टॉर्शन कॉज करता है, मतलब किंकिंग लाता है। मतलब अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाई आफ्टर बाइंडिंग ऑफ टीबीपी डीएनए बेंड्स एट 80 डिग्री ड्यू टू डाइमर ऑफ फिनाइल एलानीन, इसका डाइमर, फिनाइल एलानीन का डाइमर इसमें बेंडिंग कॉज कराता है, और वो फिनाइल एलानीन कहां है, सी टर्मिनस ऑफ टीबीपी। टीबीपी में सी टर्मिनस के पास कुछ एमिनो एसिड है, उसमें से एक एमिनो एसिड है फिनाइल एलानीन, वो डिस्टॉर्शन कराने में मदद करता है। इसलिए इस बात को तो भूलना नहीं चाहिए। ये डिस्टॉर्शन सैडल लाइक स्ट्रक्चर क्यों बनाता है, ये सैडल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है टुवर्ड्स माइनर ग्रुप, ये क्यों बनाता है, ये स्पेस क्रिएट करता है, बाकी सारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जैसे आप देखेंगे कि यहां पे आके TF2A आके लगता है, उसके बाद यहां पे TF2B आके लगता है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको DAB कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको DAB, TF फुल फॉर्म लिखे अगर, TF2DAB कॉम्प्लेक्स इसको लिखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, मतलब प्री इनिशिएशन हो गया। अब आरएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज इंटरैक्ट करेगा प्रोमोटर के साथ, और फर्दर ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन विल टेक प्लेस। तो ये दरअसल इसमें ऐसे हम लोग, इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको डिटेल में समझना था। अगला बात अब हम लोग ये करते हैं कि इस टैफ का क्या फंक्शन है। जब टाटा को रिकॉग्नाइज टीबीपी कर ही ले रहा है, तो फिर टैफ का क्या रोल है, इस पे बात करते हैं। देखिए टैफ बेसिकली इसके पास, ये टैफ मल्टी फंक्शनल रोल वाला सब यूनिट है TF2D में। ये मल्टी फंक्शनल क्यों बोल रहे हैं, जैसे देखिए टैफ हैज मल्टी फंक्शनल रोल। ठीक है, सबसे पहला बात तो आपको बताएं कि फंक्शन नंबर 1 ये एकदम इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रमोटर, टाटालेस प्रमोटर एलिमेंट, टाटालेस प्रमोटर एलिमेंट। ठीक है, पहला फंक्शन, इस पर भी बात करते हैं। दूसरा, इट एक्ट एज काइनेज। ठीक है, तीसरा,
it also act as it also act as co-activator। देखिए तीन बात इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्निशन ऑफ टाटा लेस प्रोमोटर एलिमेंट, हम लोग प्रोमोटर जब पढ़ रहे थे तो उसमें डिटेल में बात किए थे कि यूकैरियोटिक 70% प्रोमोटर ऐसा है जिसमें टाटा बॉक्स है ही नहीं। अब टाटा बॉक्स नहीं है तो TF2D कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? टीबीपी TF2D में जो टीबीपी है तो टाटा लेस है, तो फिर कैसे इंटरैक्ट करेगा प्रोमोटर के साथ? तो वहां पे टैफ रिकॉग्नाइज करता है। जैसे देखिए अगर हम आपको ऐसे बताएं, इसको देखिए रिकॉग्निशन ऑफ टाटा लेस प्रोमोटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके फंक्शन में ये है कि देखिए ये जो यहां मान लिया कि हमारा इनिशिएटर साइट है और यहां पे हमारा यही स्टार्ट साइट है, ओवरलैपिंग साइट होता है स्टार्ट साइट, ठीक है। अब इस इनिशिएटर साइट को, जैसे मिनिमल प्रोमोटर एलिमेंट के बारे में हम लोग क्या बात किए थे कि मिनिमल प्रोमोटर एलिमेंट वैसे प्रोमोटर एलिमेंट को बोलते हैं जिसमें इनिशिएटर साइट हो, अगर टाटा बॉक्स नहीं है तो इनिशिएटर साइट हो, साथ ही साथ डीपी हो, डाउन स्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट। तो यहां पे अगर डीपी है, अब किसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए टैफ, बेसिकली टैफ 1, अलग अलग टैफ भी रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, लेकिन हम यहां बता रहे हैं आपको टैफ 1, टैफ 1, ये टैफ 1 रिकॉग्नाइज इनिशिएटर साइट को करेगा। तो यहां देखिए तब क्या फंक्शन हो गया कि टाटा लेस प्रोमोटर रिकॉग्निशन में टैफ मदद कर रहा है। तो फंक्शन नंबर 1 रिकॉग्निशन ऑफ प्रोमोटर, टाटा लेस प्रोमोटर एलिमेंट, सबसे पहला फंक्शन जो आपको एकदम याद रखना चाहिए। दूसरा, इट एक्ट एज काइनेज प्लस, ये हैट की तरह भी एक्ट करता है, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, इस पे भी बात करते हैं। ये हैट की तरह एक्ट करता है। ये कैसे देखिए है क्या कि इसको कैसे हम लोग जस्टिफाई करेंगे? देखिए जैसे यूकैरियोटिक जीन थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि ये हमारा प्रोमोटर है, प्रोमोटर एलिमेंट है जिसमें हिस्टोन रैप है। ये हिस्टोन है, यहां ये डीएनए है, इसमें कहीं प्रोमोटर है, मान लिया कि यहां प्रोमोटर है, ये प्रोमोटर है। अब ये प्रोमोटर, इस तरह के कंफर्मेशन को क्या बोलते हैं? क्लोज्ड क्रोमैटिन कंफर्मेशन, क्लोज्ड क्रोमैटिन कंफर्मेशन है। अब जीन एक्सप्रेस्ड होने के लिए ओपन कंफर्मेशन में कन्वर्ट होना होगा, मतलब उस जीन को पॉइज्ड होना होगा। अब उस पॉइज्ड होने के लिए क्यों पॉइज्ड होना होगा? क्योंकि नेकेड डीएनए होगा तब, मतलब प्रोमोटर खुला हुआ रहेगा, एक्सपोज्ड होगा, तभी आके आरएनए पॉलीमरेज आके लग सकता है। लेकिन दरअसल ये तो क्लोज्ड क्रोमैटिन कंफर्मेशन में है, तो आरएनए पॉलीमरेज नहीं लग सकता। इसीलिए वहां पे TF2D में जो टैफ है वो हैट की तरह एक्ट करता है। हैट हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, क्या बोलते हैं इसको? हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। देखिए हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। अब ये हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा? ये दरअसल इसीलिए हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि टैफ प्ले इंजाइमेटिक रोल ऑल्सो। क्यों? क्योंकि ये एसिटाइलेशन कर रहा है, मतलब ये जो एन टर्मिनस पे इसके पास, इसके एन टर्मिनस पे जो लाइसिन है, जिसको के से लिख देते हैं लाइसिन, इस लाइसिन में एसिटाइलेशन करता है, एसिटाइल ग्रुप ऐड करता है। अब देखिए आर्जिनिन लाइसिन के चलते ये हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है और डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो रैप है, क्लोजली रैप्ड है अपोजिट चार्जेस के चलते। अब जैसे एसिटाइल ग्रुप हम लोग इसमें ऐड करते हैं तो ये डिसोसिएट, डिसलॉज होने लगता है हिस्टोन फ्रॉम द डीएनए।
अब देखिए अब क्या होगा, जिसको हम लोग ओपन क्रोमैटिक कन्फर्मेशन बोलते हैं। मतलब देखिए ये अब ये ओपन हो गया, मतलब यहां हिस्टोन यहां हिस्टोन, हिस्टोन देखिए डिस्प्लेस्ड हो गया है, ये डिस्प्लेस्ड या डिसलॉज बोल रहे हैं, डिस्प्लेस्ड। अब ये प्रोमोटर देखिए एक्सपोज्ड हो गया, प्रोमोटर एक्सपोज्ड। तो ये प्रोमोटर एक्सपोज्ड होने के लिए, प्रोमोटर टू बी एक्सपोज्ड, ये हेड जो कि हमारा टैफ 1 इसको हेड की तरह एक्ट किया और एसिटाइलेशन एसिटाइल ग्रुप ऐड किया इसमें लाइसिन में, और इसके चलते हमारा हिस्टोन डिसलॉज हुआ और प्रोमोटर एक्सपोज हुआ। इसके बाद यहां आरएनए पॉलीमरेज आके इंटरैक्ट कर सकता है, इसलिए एक रोल इसका ये है। तो अगला रोल है कि ये को फैक्टर की तरह भी एक्ट करता है। कैसे, देखिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि इट ऑल्सो एक्ट एज ए को फैक्टर। देखिए इंपॉर्टेंट बात सब है, इसको एकदम ध्यान से समझना है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक जीन के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप किसी एक पार्टिकुलर बुक में सारा बात आपको मिलेगा नहीं। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि अगला जो को फैक्टर की तरह टैफ एक्ट एज को फैक्टर, को एक्टिवेटर, सॉरी को एक्टिवेटर। मतलब क्या हुआ, देखिए ये हमारा टाटा बॉक्स है, टाटा बॉक्स, इसके साथ हमारा लग गया है TF2D विद द हेल्प ऑफ TBP, ठीक है। अब देखिए ये जो टैफ है, यहां तो टैफ है ही टैफ, बहुत सारा टैफ। अब देखिए टैफ 4 की बात कर रहे हैं, स्पेशली टैफ 4 को एक्टिवेटर क्यों है। देखिए यहां पे जब हम लोग रेगुलेटरी सीक्वेंस पढ़ रहे थे तो यहां GC बॉक्स था, GC बॉक्स, इस GC बॉक्स के साथ आके, इस GC बॉक्स के साथ आके एक एक्टिवेटर लगता है जिसको बोलते हैं SP1, ठीक है, SP1। और ये SP1 इंटरैक्ट दरअसल करता है, थोड़ा सा बढ़ा के दिखाते हैं, ये इसके साथ करता है टैफ 4 के साथ, टैफ 4 के साथ। अब देखिए ये टैफ 4 के साथ इंटरैक्ट किया तो ये अब ये एक्चुअली ये टैफ यहां पे एक्ट किया को एक्टिवेटर की तरह, मैंने इसके ट्रांसक्रिप्शन के रेट को एक्टिवेट करा दिया, क्योंकि विदाउट इंटरैक्टिंग एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि बिना टैफ के साथ एसोसिएटेड ये बेसल रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को ये एक्टिवेटर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करा पाता था, और जैसे टैफ 4 के साथ इंटरैक्ट किया ट्रांसक्रिप्ट फॉर्मेशन का रेट एकाएक फास्ट हो गया। तो यहां हम लोग कंक्लूजन ये है कि टैफ 4 ऑल्सो एक्ट एज को एक्टिवेटर। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ये इस एग्जांपल से तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि GC बॉक्स के साथ एक्टिवेटर कौन सा लगता है, SP1। ये SP1 किस टैप के साथ इंटरैक्ट करेगा, तो टैफ 4 एकदम पक्का याद रखना चाहिए। अगला बात आपको इससे एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट बात जो है वो बताएं आपको कि देखिए ये जो कुछ टैफ होमोलॉगी शो करते हैं हिस्टोन से। देखिए जैसे आपको बताएं कि जैसे टैफ 4B टैफ है, उसके बाद टैफ 12, टैफ 6, टैफ 9, ये 4 टैफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टैफ है जो होमोलॉगी है हिस्टोन के। किस किस हिस्टोन को, हिस्टोन के देखिए ये दरअसल ये किसका है, ये किसका है, ये किसका होमोलॉगी है, किस हिस्टोन का, ये सब हम लोग देखते हैं। ये देखिए ये जो टैफ 12 लिखते हैं सबसे पहले H2B, ठीक है, ये टैफ H, इसको ध्यान से देखिए H2A, ठीक है। इसके बाद ये जो टैफ 6 है ये H3 और H4। देखिए ये ध्यान से देखिए टैफ
4B shows homology with which हिस्टोन H2A। दूसरा टैफ 12 H2B होमोलॉगी शो करता है। टैफ 6 H3 के साथ, टैफ 9 H4 के साथ। और एक और बात बताएं कि जैसे हिस्टोन टेट्रामर बनाता है उसी तरह से ये टेट्रामर नहीं बनाता, ये हेट्रोडाइमर बनाता है। हेट्रोडाइमर कौन कौन सा हेट्रोडाइमर बनाता है? देखिए ये एकदम इंपॉर्टेंट है। ये टैफ 4B के साथ डाइमर स्पेसिफिकली कौन बनता है? TF12। बाकी ये दोनों एक साथ डाइमर बनाता है, हेट्रोडाइमर जिसको बोलते हैं, हेट्रोडाइमर। और मात्र ये एकदम इंपॉर्टेंट है, मात्र यही 4 टैफ है जो डायरेक्टली डीएनए के साथ इंटरैक्ट करता है। बाकी सारा टैफ जो हम लोग अभी देखे वो प्रोटीन टू प्रोटीन इंटरैक्शन था, लेकिन डीएनए के साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट होने वाला टैफ यही है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टैफ के बारे में आपको याद रहना चाहिए। देखिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी से भी ये कैसे जुड़ा हुआ है आप इस बात को समझ सकते हैं। जैसे किसी तरह से अगर टैफ 12 में म्यूटेशन हो जाए, टैफ 12 में म्यूटेशन हो जाए, अगर टैफ 12 में म्यूटेशन हो जाए अगर, तो क्या होगा कि सेल साइकिल G2 से M में कमेंट्स नहीं कर पाएगा। मतलब ये सेल साइकिल इनहिबिट हो जाएगा अगर किसी तरह से ये टैफ 12 में म्यूटेशन हो जाए। साथ ही साथ टैफ 4 में अगर किसी तरह का म्यूटेशन हो जाए तो हम लोग देखते हैं कि यहां पे माइस के अंदर, माइस में ये स्पर्मोजेनेसिस ब्लॉक हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस ब्लॉक ये आपको टैफ 4 भी करता है और टैफ 6 भी करता है। ये दोनों में म्यूटेशन अगर हो जाए तो माइस में स्पर्मेटोजेनेसिस ब्लॉक होगा। मतलब ये है कि ये टैफ का 5 काम है। सबसे पहला कि ये रिकॉग्निशन करता है प्रोमोटर एलिमेंट का, कब? जब टाटा लेस प्रोमोटर हो तब। दूसरा, ये इंजामेटिक रोल भी प्ले करता है, कब? कौन सा टैफ 1। ये टैफ 1 एक्चुअली एक और बात आपको बताएं कि जैसे देखिए किसी बुक, ये भी देख लीजिए, इंजामेटिक रोल से याद आया इसलिए बता दें कि जैसे टैफ 1 अगर है, टैफ 1 इसको सब पहले ओल्ड नोमेनक्लेचर के हिसाब से बोला जाता था टैफ 250। इसलिए किसी टेक्स्ट बुक में अगर टैफ 250 दिखे इसका मतलब है वो टैफ 1 है। उसी तरह से टैफ 2, ये टैफ 150 है। उसी तरह से टैफ 4, इसका मतलब है ये 110, टैफ 110 है। इसलिए ये चीज आपको याद रखना चाहिए। तो ये टैफ दरअसल इतना सारा काम करता है, ये हैट की तरह भी एक्ट करता है, वहां पे इंजामेटिक रोल है, क्लोज क्रोमेटिन को ओपन कन्फर्मेशन में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ टाटा बॉक्स, टाटा लेस प्रोमोटर में रिकॉग्निशन का भी काम करता है। साथ ही साथ बहुत सारा टैफ हिस्टोन होमोलॉगी है तो डीएनए के साथ बाइंड कराने में भी मदद करता है। लेकिन इस हिस्टोन से अलग इस मामले में है, सम एक्सटेंट होमोलॉगी शो जरूर करता है लेकिन ये हेट्रोडाइमर बनाता है, नॉट अ हेट्रोट्राइमर। टेट्रामर और ऑक्टामर नहीं बनाता है, ये एकदम याद रखना चाहिए। थैंक यू आज के लिए। एक और जैसे आगे हम लोग चर्चा करते लेकिन यहीं पे आपको बता दें, डायोक्सिन के बारे में कभी कभी पूछता है। ये एक तरह का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इनहिबिटर है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इनहिबिटर है। थैंक यू। आपको अगर ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किसी तरह का इसमें अगर क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें। थैंक यू।